प्रगतिशील लेखक संघ का ये जो अभियान है, इसमें मुझे बोलने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मेरी स्थिति ठीक वैसी है जैसे 11वीं के परीक्षा जो छात्र होता है उसकी बोर्ड परीक्षा हो। मैंने कभी बोला नहीं है, लिखता रोज़ हूँ, पढ़ता रोज़ हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। कोशिश की है। और मेरे हिस्से में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे जटिल चरित्र जिसको माना जाता है, लोग सरल भी कहते हैं, लेकिन मुझे वो सबसे जटिल चरित्र लगते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन पर बोलने का आदेश हुआ है। तो ये मेरा और पूरे देश का दुर्भाग्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पर उनके बाल्यकाल से लेके और उनके निधन तक का कोई सिलसिलेबद्ध साहित्य उपलब्ध नहीं है। या तो लोगों ने उनके पत्रों को संकलित किया है, या जो उनके साथ लोग रहे हैं उनसे जो व्यक्तिगत धारणाएं उनकी हैं वो किताबों के रूप में है। यहाँ तक कि उनकी बेटी ने भी जो आत्मकथा अपनी लिखी है मणिबेन ने, उसमें भी आप पढ़ के सरदार वल्लभ भाई पटेल को वैसे नहीं देख सकते जैसे कि महात्मा गांधी को समझने के लिए हम उनके सत्य के प्रयोग या तमाम सारी किताबें पढ़ सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझने और जानने के लिए आपको 3 भागों में मैं अपने विचारों को रखना चाहूँगा। पहला है उनका बचपन, कहाँ पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए, सभी मित्र जानते हैं, उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस परिवार में पैदा हुए, उस परिवार का जो इतिहास है वो बहुत साधारण किसान का इतिहास है। उनके पिता किसान हैं, उनका परिवार सामान्य है, माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। पिता के साथ जो 3-4 भाई हैं उसमें एक का निधन होता है, एक बहन है। वो सब ऊर्जावान हैं, लेकिन पढ़े लिखे कोई नहीं है, सामान्य पढ़ाई सबकी हुई है। उसमें से वल्लभ भाई पटेल पहले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से LLB करते हैं, LLB करके बम्बई जाते हैं, बम्बई में प्रैक्टिस करते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। ये वो अब इसमें आपको ज़माना याद रखना पड़ेगा। महात्मा गांधी एक तरफ खड़े हैं, वही कालखंड है, जवाहरलाल नेहरू एक तरफ खड़े हुए हैं। संयोग से ये तीनों बैरिस्टर हैं। लेकिन महात्मा गांधी का अतीत पांडे जी की कई वक्तव्यों में आपने देखा है, उनके पिता दीवान थे, संपन्न परिवार था, शादी विवाह भी आपने उनके देखे, खूब जेवर एवर सजे होते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीगेसी सब जानते हैं, उनके पिता बहुत बड़े मोतीलाल जी वकील थे। लेकिन विट्ठल भाई इन सबसे अलग, पिता किसान, भाई बहनों की जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने खुद मेहनत से पैसा कमा करके बैरिस्टरी के लिए विदेश यात्रा का प्रबंध किया। उन्हें किसी राजा का संरक्षण नहीं मिला जैसे डॉक्टर अम्बेडकर को मिल गया। उन्हें किसी और सत्ता प्रतिष्ठान की कोई मदद नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व को उस मिट्टी से गढ़ा जिसमें बाद में उनको लौह पुरुष कहा गया। मेरी मान्यता ये है कि हर व्यक्ति की मिट्टी जो है उसमें लोहा होता है, प्रतिशत कम ज़्यादा होता है। और हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनकी मिट्टी में लोहे का प्रतिशत प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा रहा। कोई संरक्षण नहीं, केवल अपनी मेहनत के बल पर उस ज़माने में, उस जबकि अंग्रेज़ों का शासन है, स्वतंत्रता संग्राम के अंकुर फूट चुके हैं, महात्मा गांधी परिदृश्य में आ चुके हैं। और वल्लभ भाई पटेल को अभी सिवाय वकील के कोई नहीं जानता। वो एक अच्छे वकील हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, समर्पित वकील हैं। और ऐसे समर्पित वकील हैं कि उनके एक क्लाइंट हत्या का अभियोगी है, उसका मुकदमा चल रहा है, वो पैरवी कर रहे हैं। उनके घर से कोई या रिश्तेदार आके एक पर्ची उनकी जेब में रखता है, वो निकाल के देखते हैं, रख लेते हैं, अपनी पैरवी करते हैं, चले जाते हैं। बाद में लोगों ने पूछा, भाई क्या था पर्ची में, क्या था? अरे बोले पत्नी की डेथ हो गई। पत्नी की उम्र मात्र 30 साल, बच्चे छोटे छोटे। एक 1903 में हुआ है, मणिबेन 1903 में हुई हैं, और 1906 में दया या दाया करके उनका लड़का है, वो उनका बेटा है। तो आप देखिए कर्मठता ये, लेकिन ये कर्मठता अचानक नहीं आई। जो मैंने कहा कि हमें बचपन में जाना पड़ेगा, और बचपन में जाने के लिए हमारे पास कोई सीढ़ी नहीं है सिवाय विष्णु प्रभाकर के। विष्णु प्रभाकर अपने ज़माने के ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने उस ज़माने के महान नेताओं के बहुत करीब जाके कुछ लिखा, नाटक लिखे,
कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे। तो विष्णु प्रभाकर ने 3 किस्से इनके बचपन के लिखे हैं, जिससे हम उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो लोहा है उसको समझ सकते हैं। कक्षा 6 का छात्र है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका शिक्षक एक कहता है बीजगणित का कोई सवाल लगा रहा है, उससे सवाल हल नहीं हो रहा है। पटेल साहब कहते हैं मैं कर दूं क्या? उन्होंने कहा अच्छा बहुत होशियार हो, करके दिखाओ। आए, उनने कर दिया। मास्टर साहब को बहुत बुरा लगा। मास्टर साहब ने कहा गेट आउट, इस कक्षा से बाहर जाओ। हाँ, तुम तो बहुत होशियार हो, बाहर जाओ। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने क्यों नहीं जाओगे? मैं कह रहा हूँ। बोले ठीक है चला जाता हूँ। वो उठे तो उनके पीछे पीछे पूरी क्लास चली गई। शिकायत पहुंची हेडमास्टर तक। तो हेडमास्टर ने कहा यार तुम तो बहुत बदतमीज़ लड़के हो, तुमको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने शिक्षक से। उन्होंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं माफ़ी क्यों मांगूंगा? तो उन्होंने नाम कट जाएगा। बोले काट दो, नहीं जाऊँगा। और वो नहीं गए। बाद में शिक्षक ने उनके घर जाके उनसे कहा कि भैया ऐसे सार्वजनिक बेइज्जती मत किया करो यार। ठीक है, एक किस्सा। दूसरा किस्सा उनके लोहेदार होने का ये है कि वहाँ गुजराती और संस्कृत में से 2 में से एक चुनना पड़ती है। उनके एक शिक्षक होते हैं छोटे लाल। छोटे लाल जी कहते हैं कि अरे तुम तो गुजराती आदमी हो, तुमने संस्कृत क्यों ले ली? तुम्हें तो गुजराती आनी चाहिए। जिसकी गुजराती अच्छी नहीं वो संस्कृत क्या पढ़ेगा? तो उन्होंने कहा सर मैं तो इसलिए ले ली कि अगर मैं गुजराती हूँ और संस्कृत नहीं दूँगा तो आपकी नौकरी कैसे चलेगी? भाई हम गुजराती तो हमारी मातृभाषा है, हम जानते हैं, संस्कृत भी सीखना है, इसलिए ली। तो वही सज़ा उनको फिर बदतमीजी की। उनसे कहा ऐसा करो तुम पहाड़े सुनाओ 10 तक। उन्होंने कहा नहीं सुनाऊँगा। उन्होंने कहा वो 20 तक सुनाना पड़ेंगे। नहीं सुनाऊँगा। जिद होती रही, बढ़ते बढ़ते पहाड़े 200 तक पहुँच गए। उन्होंने कहा 200 तक का अगर नहीं सुनाए तो मेरी कक्षा में मत आना। उन्होंने कहा ठीक है, विनोदी भी थे। दूसरे दिन जब वो कक्षा में गए तो उन्होंने कहा क्या हुआ भाई पहाड़ों का? बोले साहब वहाँ पहाड़ा माने ये जो अपने पड़े होते भैंस के बच्चे, गुजरात में देसी भाषा में पाड़ा कहते हैं। उन्होंने कहा वो क्या हुआ पाड़ा 200 का? बोले सर वो तो सब भग गए। बोले क्या बकवास कर रहे हैं आप? बोले मैं पहाड़े की बात कर रहा हूँ। बोले मैं पहाड़े की तो कर रहा हूँ, आपने 200 बोले थे, 2 बचे, बाकी सब भग गए। और उन 2 को देख के, उन सबको भागता देख के वो 2 भी भग गए। अब मेरे पास कोई पहाड़ा नहीं है, मैं कोई पहाड़ा नहीं सुनाऊंगा। फिर वही सज़ा कक्षा से उनको बाहर करने की। लेकिन वो अगला ऐसा छात्र है कि लगातार अपनी पढ़ाई में अव्वल आते हुए जो स्कूल का तथाकथित अनुशासन होता है उससे लड़ते हुए आगे बढ़ता है। अब आप देखिए इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति। छात्र जीवन में एक नहरुआ रोग होता है, पक जाता है बड़ा सा फोड़ा। उस ज़माने में इतनी चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी, सीजेरियन नहीं हो सकते थे। तो या तो ये होता था कि आप किसी नाई के यहाँ जाओ और उसकी जो नहन्नी होती है जिससे वो नाखून काटता है, बड़ी धारदार होती है, उससे उसको कटवा के उसका मवाद निकलवा लें। या किसी कोई आरएमपी टाइप डॉक्टर मिल जाए उस ज़माने में जो भी होता हो, या उसके पास जाइए। तो ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि भैया वो ये दवाई सूंघ लो ज़रा। काटूंगा तो तभी बोले नहीं बोले मुझे नहीं सूंघना, आप तो ऐसे ही काटो। मैं ऐसे नहीं काटूंगा, अपने पिताजी को लेके आना। वापस चले गए। वो फिर नाई के यहाँ पहुँचे। नाई से कहा यार इसमें वो टाँका लगाना है। तो नाई ने कहा इतना कष्ट होगा, लाल हो रहा है, इतना बड़ा है, तुमको तो डॉक्टर से ही कटवाना चाहिए। अरे बोले छोड़ो तुम। उसका नहन्नी वो जो ली, काटी, मवाद निकाला, पट्टी बांधी, घर चले। तो लोहा जो बनने का सिलसिला शुरू हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो इन घटनाओं से शुरू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन्होंने महात्मा गांधी की तरह सत्य के प्रयोग नहीं लिखे, तो ये देश उनकी इस प्रतिभा से अवगत नहीं हो पाया, वंचित रहा। अब आप थोड़ा और आगे बढ़िए। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो प्रोफेशनली वकील हैं। उनका स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से भी कोई रिश्ता नहीं हुआ है। 1918 में उनके गांव के पास एक खेड़ा गांव है, वहाँ कुछ किसान आंदोलित होकर बैठे हैं क्योंकि अकाल पड़ा है और अंग्रेज़ सरकार ने कह दिया कि टैक्स तो देना पड़ेगा और वो भी बढ़ा हुआ देना पड़ेगा। बात वल्लभ भाई पटेल के पास गए। ये भी किसान हैं, वकील हैं, लेकिन किसान है, घर में खेती होती है, पिता किसान हैं। इन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया
और 18-20 दिन तक लगातार आंदोलन चला। अंत में अंग्रेज़ सरकार को झुकना पड़ा और वो जो करारोपण था वो वापस लेना पड़ा। इससे इनकी चर्चा हुई कि इस गुजरात में एक और सत्याग्रही लड़का कहीं से आ गया है, लेकिन उनका अभी महात्मा गांधी से कोई संबंध नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। 2018 के बाद 18 के बाद बाराडोली में एक आंदोलन होता है। वहाँ किसानों की संख्या है 80,000। ये एक लेखक ने अपने उसमें दावा किया है कि उनके नेतृत्व में 80,000 किसान उस ज़माने में थे। वहाँ भी लगभग यही मुद्दा था कि भाई जब कुछ है ही नहीं तो किसान दे कहाँ से, आप कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। और उस आंदोलन की कामयाबी के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि महात्मा गांधी को तो उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की दे दी थी। उनको सरदार पहली बार वहाँ की कृषक महिलाओं ने कहा कि आप हमारे सरदार हैं। और ये उपाधि बाराडोली से चलकर कालांतर में पूरे देश में, पूरी दुनिया में सरदार के नाम से जाने गए। वो उन्हें किसी महान आदमी ने ये उपाधि दी। उनकी इस महानता को इस देश के आम गरीब किसान ने समझा और अपना सरदार माना। अब देखिए, अब बड़े हो गए हैं, युवा हैं, उम्र है 35-36 के आसपास, महात्मा गांधी के संपर्क में आ गए। महात्मा गांधी से मिलते हैं तो वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। स्वाभाविक है, उस समय महात्मा गांधी एक आइकॉन थे, जो मिलता था प्रभावित हो जाता था। और वही नहीं, उनकी बेटी जो बिल्कुल षोडशी थी वो प्रभावित हो गई, मणिबेन। उनके साथ जुड़ के बात हुई कि चलिए अब स्वतंत्रता आंदोलन में आपकी जो भूमिका है, कांग्रेस उन दिनों शैशव काल में है, वो अपना काम, संगठन का काम शुरू कर देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि बहुत कम समय में, उस ज़माने में, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको नेहरू को भी सामने रखना है, गांधी को भी सामने रखना है और सुभाष चंद्र बोस को भी सामने रखना है। ये चारों लगभग एक आयु समूह के हैं। महात्मा गांधी अगर पटेल से 6 या 7 साल बड़े हैं तो जवाहरलाल नेहरू पटेल से 10 या 12-13 साल छोटे हैं। यही स्थिति सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन नेतृत्व की जो क्षमता है, जो पकड़ है, जो बिना गाल बजाए है, जिसमें भाषण देने की कोई कला नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार राकेश अचल में एक ही सामने है कि दोनों भाषण देना नहीं जानते। उनके भाषणों पर कभी तालियां नहीं बजी। वो मुद्दे की बात कहते थे, मितभाषी थे, लेकिन जो कह दिया सो कह दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू लच्छेदार भाषण देते थे। उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, उसमें फारसी के शब्द थे, हिंदुस्तानी तो थी ही, और वो ऐसा था कि वो मेस्मराइज कर देते थे भीड़ को। लेकिन पटेल साहब नहीं करते थे। पटेल साहब सीधी सीधी बात करके कांग्रेस संगठन में उस समय जो देश में 15 इकाइयाँ थी अलग अलग राज्यों की, उसमें से 13 के नेता थे। 13 इकाइयों ने उनका समर्थन हर समय किया, और उस समय भी किया जब देश में आज़ादी के ठीक पहले ये तय होना था कि प्रधानमंत्री कौन बने। जब नतीजे उनके सामने आए, गांधी जी के सामने, तो उन्होंने नेहरू को बुलाया। ये तस्वीर ऐसी एक है, नेहरू भी है, पटेल भी है, और उनसे कहा कि यार पंडित जी, तुम्हारे हिस्से में तो 15 में से 13 तो इनके नाम आए, 13 इनका समर्थन करना, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं है। अगर ये चाहें पटेल साहब तो ही तुम कुछ कर सकते हो। तो आप देखिए पटेल का दिल। तो पटेल ने उस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और कहा कि आप जैसा चाहो वैसा करो, और वैसा हुआ। सबको मालूम है क्यों हुआ। क्योंकि सरदार पटेल का कांग्रेस में कोई गॉडफादर नहीं था। वो सेल्फ मेड नेता थे। नेहरू जी का था, उनके पिताजी थे, और उनके पिताजी के दोस्तों की एक लंबी फौज थी जिसने कांग्रेस में काम किया। सुभाष चंद्र बोस की अपनी क्षमता थी, उन्होंने अपनी क्षमता से सेना बनाई थी और रुतबा बनाया था। कांग्रेस संगठन में भी वो उतने ही प्रतिष्ठित थे जितने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद उस समय के कांग्रेसियों की कोई पसंद होती तो वो सुभाष चंद्र बोस होते। और ये सच है कि गॉडफादर न होने की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनने इस भारत की आज़ादी के संग्राम में अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा 30-35 साल खर्च किए, उनको जब नेतृत्व का सवाल आया तो जवाहरलाल नेहरू आ गए थे। अब यहाँ से अध्याय तीसरा शुरू होता है।
आज बहुत तेज़ी से ये बात कही जाती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने मिलके सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बड़ा अन्याय किया। लेकिन जो उपलब्ध साहित्य है, जो दस्तावेज हैं, वो ये कहते हैं कि वो एक बात तो हुई कि महात्मा गांधी का रुख नेहरू के प्रति था, लेकिन उन्होंने कभी दबाव नहीं डाला कि नहीं पटेल साहब आप भाग जाओ, आप नॉमिनेशन वापस ले लो या नॉमिनेशन डालो ही मत। ऐसी कोई बात नहीं। उनने महात्मा गांधी के मन को समझा और रास्ते से हट गए। लेकिन जब देश आज़ाद होने को है, विभाजन से ठीक पहले 2, 4, 8, 10 रातें पहले, तारीख भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन किस्सा ये है कि विभाजन से ठीक पहले जब ये सब तय होना है कि कौन हिंदुस्तान में रहेगा, कौन पाकिस्तान में रहेगा, और इसके लिए कौन सा संविधान, कौन सा कानून बनेगा, तब 2 तरफ से प्रेशर ग्रुप काम करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मित्रता शेख अब्दुल्ला के पिता से है, जो अब्दुल्ला साहब हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इनके पिता से। वो चाहते हैं कि नेतृत्व इनके जरिए कश्मीर का हमारे पास रहे हिंदुस्तान में, और पटेल साहब जो हैं वो चाहते हैं कि भाई वो भी रहे हैं, लेकिन ये हरि सिंह जो राजा महाराजा हैं यहाँ के, जिनका बड़ा सम्मान है, इनको भी साथ में रखना चाहिए। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम बड़ा रामचंद्र काक साहब, एक वहाँ जब कबायली हमला होता है तो विफल हो मान लिए जाते, उनको वापस बुला लिया जाता। फिर इनके पसंद के आदमी को वहाँ प्रधानमंत्री बनाया जाता। प्रधानमंत्री चलता था तब, मुख्यमंत्री नहीं। कहने का आशय ये है कि पटेल और नेहरू दोनों के तर्के ताल्लुक भले ही रहे हों, बहुत असहमतियाँ रही हों, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पे जब धारा 370 पे दस्तखत होने थे तो पटेल ने पहले नानुकुर की, और बाद में जब ये समझ लिया कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, तब उन्होंने एज ए उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो भी आप कहने उस समय के, ये परंपरा वहीं से शुरू हुई है, ये उप वाली। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो उस समय का मजबूरियाँ थी, उस परिस्थितियाँ थी, उन्होंने दस्तखत कर दिया। अब बात आती है कि 30 साल तक, आज़ादी मिलने तक, नेहरू और पटेल ने क्या साथ साथ काम सचमुच किया या लड़ते ही रहे? उसके लिए आपको आके उनके पत्राचार पर आना पड़ेगा। बी शंकर हैं, बी मेनन हैं या शंकर हैं, उन्होंने 3-4 संग्रह उनके किताबों के लिखे, इसके पत्रों के। उस समय खतों किताबत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तभी ये मोबाइल था नहीं, कोई टेक्निक नहीं थी, लोग बड़े खुले दिल के थे। मेरे मन में क्या है, मैं फट से एक 20 पेज का चिट्ठी लिखता था और प्रधानमंत्री के घर में आधी रात को भेज सकता था। प्रधानमंत्री भी ये नहीं कि उसको फाइल करके बैठ जाएं, वो भी आधी रात को 20 पन्ने का जवाब लिख के आपके गृह मंत्री को भेज देते हैं। और लगातार ये सिलसिला 30 साल चला, लेकिन कांग्रेस किसी ने नहीं छोड़ी, महात्मा गांधी को किसी ने नहीं छोड़ा, स्वतंत्रता आंदोलन को किसी ने नहीं छोड़ा। जो जिस क्षमता से काम कर सकता था उसने वैसा काम किया। महत्वपूर्ण घटनाएं अब आप देखिए, उसके बाद देश आज़ाद हो गया है, एक काम चलाऊ सरकार बन गई। उस काम चलाऊ सरकार के सामने कितनी चुनौतियां हैं कि एक तरफ भगदड़ मची है, मारकाट मची है, 1 करोड़ से ज़्यादा तो ऑफिशियल लोग मारे जा चुके हैं दोनों तरफ से, कितनों का पलायन हो गया है। गृह मंत्री कौन है? पटेल साहब। पटेल साहब की उम्र उस समय कितनी है? 70 के आसपास, 69, 70, 71। बूढ़े आदमी, थके हुए आदमी हैं, जेल यात्राओं के बाद ही थके हुए आदमी, लेकिन काम कर रहे हैं। एक दिन की बात है, वो जो रिश्तों की बात बता रहा हूँ उसको रेखांकित करने के लिए इस घटना का उल्लेख करना ज़रूरी है। एक दिन हमारे जो सरोजनी नायडू हैं, दिल्ली में कहीं दंगा हुआ तो नेहरू जी को पता चला, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, पटेल साहब को खबर करो, उनको ले लो साथ में और फिर मुझे भी लेते हुए निकल चलना। तो पता चला कि पटेल साहब दफ्तर में नहीं है। तो नेहरू
और सरोजनी नायडू एक छोटी तब कारें और सुरक्षा कैंप ये सब तामझाम नहीं होता था, दोनों निकल पड़े। रास्ते में देखा है कि कहीं आगजनी हो रही है, कहीं भगदड़ मची है, कहीं कुछ हो रहा है। एक जगह भीड़ ने नेहरू को घेर लिया। नेहरू बड़े तुनक मिजाज थे, कई मामलों में टेम्पर लूज करते थे, डरते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, वो कार से निकल के उस भीड़ से बहसा करने लगे और लोगों ने धक्का मुक्की कर दी। स्थिति ये हुई कि सरोजनी नायडू बहुत डर गई और जैसे तैसे उनको वहाँ से निकाल के ले गई। और जब पटेल को ये पता चला कि नेहरू जी सरोजनी नायडू के कहने पर ऐसे दंगाग्रस्त इलाके में चले गए, तो उन्होंने नेहरू को बहुत डांटा। डांटने का हक था उस समय, उम्र में बड़े थे इसलिए भी, प्रधानमंत्री थे ये महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि वो राष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे और राष्ट्र की कमान उस समय उनके हाथ में थी जब राष्ट्र का निर्माण बिल्कुल नींव के पत्थर से ऊपर आ रहा था। तो ये जो भ्रम आज गुजरात के लोग पैदा कर रहे हैं देश में, जो हमारे देश की सत्ता के नायक हैं, वो बार बार पटेल को औजार बनाने की कोशिश करते हैं। लोगों के मन में ये भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि पटेल के साथ बहुत अन्याय हुआ और नेहरू एक खलनायक रहे। जबकि आप अगर सारे दस्तावेजों को खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि कोई इन दोनों में से कोई खलनायक नहीं था, दोनों महानायक थे। अब एक किस्सा और आपको सुनाता हूँ। ये किस्सा लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी जीवनी में लिखा है। आडवाणी ने बहुत मोटी जीवनी लिखी, 500-600 पेज की। संयोग से सरकार ने मध्य प्रदेश की ने खरीदी थी, एक कॉपी मेरे पास भी आई। मैंने बहुत खंगाला कि शायद इसमें तो मिलेगा ही पटेल के बारे में, उनके समय के ये आखिरी नेता हैं। लेकिन आप देखेंगे मुश्किल से एक पन्ना या एक आध जगह उनका जिक्र मिलता है, वो लेकिन जिक्र बड़ा महत्वपूर्ण है। आडवाणी जी लिखते हैं कि महात्मा गांधी संघ के खिलाफ कभी नहीं थे और वर्धा में संघ की शाखा में वो ससम्मान गए, न सराहा। हेडगेवार साहब से उनकी बातें होती थी, सब राष्ट्र निर्माण की बात करते थे। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद जब महात्मा गांधी का हत्या होती है 48 में, तो सारे लोगों का, जो कांग्रेसी थे, उनका दृष्टिकोण बदलता है। इसके पहले जो मुखर्जी साहब हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो हिंदू महासभा के नेता हैं और गांधी जी के दबाव में उस समय की सर्वदलीय सरकार जैसी थी, वो मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं। नेहरू बार बार चिट्ठियाँ लिख रहे हैं कि भैया ये आदमी थोड़ा संदिग्ध है, इससे सावधान रहो। ये जो 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 विभाजन के बाद दंगे हुए हैं, मारकाट हुई है, इस सब में इस आदमी का मुझे हाथ दिखाई दे रहा है। तो पटेल साहब हर बार कहते नहीं यार, आपको गलत फहमी है, ये तो अच्छा आदमी है, नहीं बात आई गई होगी। जब गांधी जी की हत्या हो गई तब उन्होंने फिर कहा, नेहरू ने, कि देखो भाई मैंने आपको पहले चेताया था, आप मान रहे हो ये संघ का हाथ है इसमें। तो कहते नहीं नहीं, अब वो तो संघ में आ गया इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो, तो हिंदू महासभाइयों का हाथ है। मैं गृह मंत्री हूँ, मेरे पास तो खबर आ रही है। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्रों के साथ तमाम साक्ष्य पटेल साहब के पास भेज दिए, तो पटेल साहब ने 5 फरवरी 48 को शायद संघ पर प्रतिबंध लगा दिया और एक इतनी नरम शर्त रखी प्रतिबंध हटाने की कि देखो भाई, एक तो तुम्हारा संगठन जो है वो पंजीकृत नहीं है, इसका कोई संविधान ही नहीं है और तुम लोग छुप के काम करते हो, खुफिया काम करते हो, ये बहुत गलत है। तो अगर आपको इस पाबंदी से मुक्ति चाहिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलकर आप काम करना चाहते हैं, तो पहले अपना संविधान बनाइए, ये लुका छुपी का खेल बंद कीजिए, लोगों को भड़काना बंद कीजिए, तो हटा दिए। साल भर बाद प्रतिबंध भी हट गया। अब इस घटना को लेकर के आज भी 75 साल बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू खलनायक हैं और पटेल को संघियों ने माफ़ कर दिया है। वो कहते हैं कि भाई ये तो नेहरू जी की वजह से हुआ, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। इस तरह से अब आप आ जाइए, भारत आज़ाद हो गया है, अगले आदमी को काम करने का, भारत बनाने का सिर्फ 3 साल मिलता है। 47,
में भारत आज़ाद हुआ, 48, 49, 50 में दिसंबर में उनका निधन होता है। 3 साल में सबसे बड़ा काम था भारत को एकजुट करना। 500 के 42 इतनी रियासतों को संघ में लाना और अपने तरीके से लाना। कुछ लोग तो ऐसे थे जो चुपचाप आ गए, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नानुकुर किया, लेकिन 2 या 3 रियासतें ऐसी थी जिनको समझाना न गांधी के बस का था, उनने कोशिश कर ली थी, न नेहरू जी के बस का था, उनने कोशिश कर ली थी। तो ये काम बाकायदा पटेल साहब के जिम्मे किया गया और वो पहली सरकार थी जिसमें इन रियासतों के विलय के लिए अलग से एक मंत्रालय बना और उसने अपना काम शुरू किया। तो जो लौह पुरुष वाली बात बार बार आती है, एक छोटी सी रियासत है जूनागढ़, जूनागढ़ वाले पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जनता भारत में रहना चाहती है, तो वो वहाँ के तत्कालीन राज्य प्रमुख से कहते हैं कि देखिए 2 घंटे का समय दे रहा हूँ और ये रहा मेरा लाल कलम, तुम दिखोगे नहीं इस नक्शे पर। इतनी सी धमकी, 2 घंटे बाद वो सरेंडर कर देते। हैदराबाद के निज़ाम बहुत बड़ी फ़ौज है और किसी भी सूरत में भारत में रहने को तैयार नहीं है, सेना भेजना पड़ती है, भेजी, लेकिन उनको भारत से बाहर नहीं जाने दिया, भारत में ही रखा। और हैदराबाद की आप जानते हैं संपदा, संस्कृति और सामरिक दृष्टि से भारत के लिए कितना ज़रूरी था। तो ऐसे मिलाकर के पहला काम तो ये हो गया कि आपने भारत को संप्रभु बनाने में सारी रियासतों को एकजुट कर लिया। कई रियासतें तो 20-20 गाँव की थी, कई ऐसी थी जिनमें आप जाते थे तो आपको 21 तोपों की सलामी मिलती थी, रियासत थी, था कुछ नहीं, लेकिन उनको सबको उन्होंने अपने इकबाल के दम पर, कोई कानून नहीं बना था, अपना इकबाल था, आँखों से डरा के, दिल से जीत के, जैसे भी था भारत गणराज्य में शामिल कर लिया। एक बड़ी सफलता थी, गांधी जी बहुत खुश थे और गांधी जी अक्सर इसको कहते थे, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कि इन्होंने जब ये हिंदू महासभा छोड़ी और संघ में जाने के लिए तैयार हुए, संघ का गठन हो गया, सब कुछ हो गया, तो आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने कहा महात्मा गांधी से कि भाई आशीर्वाद दो, हम तो आपके सेवक हैं, सब कुछ आपके साथ रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो आशीर्वाद मेरा तो मैं तो दे दूँगा, मेरे लिए तो सब आप एक हैं, लेकिन पटेल से ले लो। उन्होंने कहा क्यों? बोले पटेल कांग्रेस में हिंदू मना कांग्रेसी है। पटेल, ये लाइन है उनकी, पटेल कांग्रेस में हिंदू मना कांग्रेसी है और तुम आरएसएस में जाओ तो आरएसएस में रहकर भी कांग्रेस मना कांग्रेसी बन के आना, तब तुम्हारे साथ हमारी दोस्ती निभेगी। फिर जो हुआ सबको मालूम है, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में डॉक्टर मुखर्जी का निधन हुआ और उसकी आज तक एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं रेखांकित करने के लिए आपको बताना चाहता हूँ, वो मुझे पढ़ना पड़ेगी। ये सरदार पटेल और नेहरू में जो असहमति का मुद्दा है, जो आज तक जिंदा है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बिना इस पर बात किए आप सरदार को समझ नहीं सकते, नेहरू को समझ नहीं सकते। गांधी जी की जब हत्या हो गई तो उसके बाद उस समय का अंग्रेज़ी का सबसे बड़ा अखबार था स्टेट्समैन, उसमें सीधे सीधे इस हत्या के लिए पटेल को जिम्मेदार ठहराया गया और तमाम लोगों ने एक सुर में कहा कि पटेल इस्तीफ़ा दो, पटेल इस्तीफ़ा दो। पटेल व्यक्तित्व से भले ही लौह पुरुष थे, लेकिन अंदर से बहुत कोमल आदमी थे, भावुक आदमी थे। वो इस मांग से हर्ट हुए और उन्होंने फटाफट इस्तीफ़ा लिखा और अपने सचिव को कहा कि नेहरू जी को दिलाओ। उनके सचिव बी शंकर ही हैं शायद, उन्होंने मणिबेन से कहा कि भैया ये चिट्ठी रख लो, इसको वहाँ तक नहीं भेजना है और मैं संभाल लूँगा। उन्होंने कहा वो तो आप जानते नहीं हो तो कितने खूंखार आदमी है, उन्हें पता चलेगा मैंने चिट्ठी रोक ली तो नाराज़ हो जाएंगे, इस्तीफ़ा रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं आप रख लो।
सारी जिम्मेदारी मेरी है, आप मुझे 12 घंटे दे दो। उन 12 घंटे में बी शंकर ने नेहरू जी को सारी स्थिति से अवगत कराया, फिर जाके सीधे पटेल से मिले और उनसे कहा कि देखो इस्तीफ़ा तो 1 मिनट में मंजूर हो जाएगा, लेकिन आप जो इस्तीफ़ा देंगे इसका कितना दूरगामी असर आने वाले भारत पर पड़ने वाला है ये आपको अंदाज़ नहीं है, इसलिए कृपा करके आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं, इस्तीफ़ा ले लो वापस। भले आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है यार, तो इस्तीफ़ा तो दे दो। उन्होंने कहा नहीं, अब ये आपको नहीं मिलेगा, ये आर्काइव है, ये भारत की संपत्ति है, और वो इस्तीफ़ा आज भी आपको किताबों में भी है और संग्रहालय में भी है। तो ऐसा उदार मना आदमी जो ऊपर से लोहे का कवच पहने दिखता है, वो अंदर से इतना मुलायम भी हो सकता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब आप देखिए, इन्हीं मतभेदों की बात चलती है। 1949 की बात, पटेल का गांव जो है कसियाबाड़ शायद नाम है उसका, करसाबाड़ ऐसा कुछ नाम है, वहाँ पर पटेल की मूर्ति लगनी है, पटेल के जिंदा जी। वहाँ एक शैक्षणिक संस्थान है और पटेल के नाम से बनाया जा रहा है और मूर्ति लगनी है। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया जाता है कि आपको इस मूर्ति का अनावरण करना है। तो नेहरू के लिए बड़ा मुश्किल काम था कि भाई आप एक तो दुनिया जानती कि हम प्रतिद्वंदी हैं, हमारे गॉडफादर थे तो हम प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उम्र का लिहाज, व्यक्तित्व का लिहाज, उन्होंने सहमति दे दी कि मैं आऊँगा। और वहाँ उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण का सार ये था कि देखिए, मैं मूर्तियों का प्रबल विरोधी हूँ। अभी 1949 साल भर हो गया है, महात्मा गांधी की कोई मूर्ति मैंने देश में नहीं लगाई है, न लगने दी है, लेकिन सरदार पटेल इतना बड़ा व्यक्तित्व है, सामने बैठे हैं कि मैं इनकी मूर्ति का लगाने का ना विरोध कर सकता हूँ और मैं खुद इसका अनावरण करने आया हूँ, क्योंकि इनकी जो भूमिका है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में और भारत को बनाने में, वो अद्वितीय है। तो अब आप देखिए, वो कहते हैं मैं तो 30 साल से हमारी दोस्ती है, वहाँ वो उस मंच का इस्तेमाल करते हैं सफाई देने में। वो कहते हैं हमारी 30 साल से दोस्ती है, हम 3-3 साल एक जेल में साथ रहे हैं, हमारे भीतर कोई मन मुटाव नहीं है, लेकिन भ्रम की जो स्थितियाँ बनाई जाती हैं, उन्हें दूर करने के लिए मैं आज इस मंच पर पटेल साहब के सामने बैठा हूँ। ये ना होते तो ये देश आज़ाद न होता, ये ना होते तो ये जो कश्मीर है ये आपके साथ ना होता, और ये ना होते तो ये रियासतें आज तक एक न होती। यानी उनके कंट्रीब्यूशन को हिंदुस्तान का कोई भी नेता, महात्मा गांधी तो जीते जी उनको मानते ही थे, लेकिन प्रधानमंत्री जो सर्वलोकप्रिय हीरो थे, नेशनल हीरो नेहरू, वो भी या कोई भी, किसी ने भी उनका विरोध, सुभाष चंद्र बोस तक उनके समर्थन में खड़े रहे। अब आप देखिए, इसका और आगे उपसंहार की तरफ में आता हूँ कि चरित्र आदमी का कैसे पहचाना जाता है। कहीं आपको लिखा नहीं मिल रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य। मैं अभी पवन जी से कह रहा था कि गांधी जी की तरह, नेहरू जी की तरह पटेल जी को भी लिखना चाहिए था, और हर आदमी को लिखना चाहिए जो सार्वजनिक जीवन में हो, जिससे उसके बाद के लोगों को पता तो चले कि रहा क्या। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस दिन शपथ ली उप प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची, जो लक्ष्मण रेखा वंशवाद के खिलाफ थी। उन्होंने अपने परिवार से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से कहा कि जब तक मैं दिल्ली में हूँ आप लोग दिल्ली नहीं आएंगे, जब तक मैं दिल्ली में हूँ आप लोग दिल्ली नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा, परिवार का सदस्य नहीं आएगा। जबकि ऐसा नहीं कि वल्लभ भाई पटेल के एक भाई और थे, विट्ठल भाई पटेल, वो वल्लभ भाई पटेल से ज़्यादा बड़े लोह पुरुष थे। वो हमारे लोकसभा सदस्य भी रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे, उन पर पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, स्वतंत्र राज्य पार्टी उन्होंने बनाई थी, उनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ। तो ऐसा नहीं था कि वो कमज़ोर हों, लेकिन वंशवाद जो आज राजनीति का सबसे बड़ा कोड़ है, इसके खिलाफ पहली लक्ष्मण रेखा अगर किसी ने खींची हिंदुस्तान की राजनीति में, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसलिए उनको हमेशा याद रखा जाना चाहिए। आप देखेंगे कि
पटेल, उनकी जो बेटी है, पूरे जीवन अविवाहित रही। 3 साल सत्ता में रहने के बाद पटेल साहब का निधन हो गया और आखिरी दिनों में वो आश्रम से उनकी सेवा के लिए गांधी जी को छोड़ के आ गई थी और उन्होंने सेवा सुसुबह की। लेकिन उनके पटेल साहब के निधन के बाद जो बातें मतभेद की हम करते हैं, तो सुनते हैं, आज तो बहुत तेज़ी से सुन रहे हैं, वो केवल और केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी जा चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस नहीं हैं। उन्होंने मणिबेन को जिस तरह से राजनीति में स्थापित किया जाना चाहिए, ससम्मान, लोकसभा के 4 चुनाव लड़ाए, 1 हार गई, 3 जीती, राज्यसभा भेजा, लेकिन उन्होंने भी अपने पिता की इच्छा को कभी अनदेखा नहीं किया। ताउम्र वो गांधी जी के आश्रम में रहीं, दिल्ली नहीं आई। अब आप देखिए, लौह पुरुष का बेटा तो लौह पुरुष ही होगा। दया भाई की जो बात की, दया भाई जिसको हम कहते हैं, लड़का है उनका, बम्बई चला जाता, वो भी पढ़ लिख के बम्बई चला जाता, राजनीति में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन डीएनए में तो राजनीति है। बाप इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री है, वो मुंबई नगर पालिका में 18 बार पार्षद चुने गए, 18 बार महापौर रहे। फिर दूसरी कांग्रेस से उनको चिढ़ थी, उनके बड़े भाई जो विट्ठल भाई थे, उनको भी चिढ़ थी कांग्रेस से, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, अपनी पार्टी बनाई, स्वतंत्र राज्य पार्टी, और उसके बैनर पर मणि भाई अलग तरीके रास्ते से राज्यसभा लोकसभा जाते हैं, विट्ठल भाई अलग तरीके से जाते हैं। परिवारवाद का किसी ने किसी का सहारा नहीं दिया। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बार बार याद आते हैं। उनकी प्रासंगिकता आज तब और बढ़ जाती है जबकि आज की राजनीति में घृणा, वंशवाद, बेमनस्य बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं आज क्यों हो रही हैं? सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि हमारे पास अब ना पटेल है कोई, ना हमारे पास महात्मा गांधी है, ना हमारे पास कोई सुभाष चंद्र है। दरिया दिल तो कोई है नहीं, सबके दिल इतने इतने छोटे हैं। गुजरात के साथ कथित रूप से ये जो राजनीति हुई, उसका बदला आप 75 साल बाद अगर पूरे देश से ले रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार गिरा के ले रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा के ले रहे हैं, तो ये इसलिए संभव हो रहा है कि पटेल के रास्ते पर बाद की सरकार है, अगर चली होती, उन्होंने कानून इतने अच्छे बना लिए होते, तो ये बुरे दिन हमें देखने नहीं पड़ते। तो इस तरीके से और एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने टुकड़ों टुकड़ों में किया है तो शायद सिलसिला टूट तो नहीं रहा है। आज देखिए, दोनों के बीच विनम्रता कभी राजनीति में ख़त्म नहीं हुई। चूँकि प्रतिद्वंदी पटेल के नेहरू ही हैं, उस राजनीति में आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले प्रतिस्पर्धा की बात कभी सतह पे नहीं आई थी, लेकिन जब आज़ादी मिल गई, सरकार बन गई, और आप तो देखिए दुर्भाग्य उस आदमी का जिसने पूरा जीवन लगा दिया देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में। सरकार बनने के बाद पहला आम चुनाव वो नहीं करा पाया, उसके जीवन में नहीं था। संविधान लागू हो गया था, लेकिन संविधान को फलते फूलते वो नहीं देख पाया, क्योंकि उसके नसीब में नहीं था। लेकिन उसके नसीब में जो था, उसने वो सब किया। और आज आप दुनिया की सबसे बड़ी उनकी प्रतिमा लोहा लंगड़ जोड़ के बना दीजिए, आप वो प्रतिमा नहीं बना सकते जो उस समय नेहरू, गांधी, सुभाष ने विरोध के बावजूद पटेल की बनाई। किसी ने भी उनको लांछित करने की कोशिश नहीं की। हर बार जब वो तुनक मिजाजी उनने दिखाई, पटेल साहब ने जब इस्तीफ़ा लिखा तो नेहरू ने मनाया, और नेहरू ने जब इस्तीफ़ा लिखा, नेहरू ने भी इस्तीफ़े लिखे, तो नेहरू ने जब इस्तीफ़े लिखे तो पटेल ने उन्हें मनाया कि नहीं, ये समय नहीं है, ये मतभेदों का इस तरह से प्रकट करने का समय नहीं है, इस्तीफ़ा मत दीजिए, काम कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों में जो विश्वास है, लोग जिन सपनों को लेकर हम जो भारत बनाना चाहते हैं, उस भारत को बनाने के लिए तमाम सारे मतभेद बलाए ताक रखिए, काम करिए। और उस आदमी ने अंतिम सांस तक भारत बनाने की कोशिश की, और उस भूमिका के लिए ये पूरा देश ऋणी है। और अच्छी बात यह है कि इस अमृत वर्ष में प्रगतिशील लेखक संघ
पटेल साहब को इतनी श्रद्धा से याद कर रहा है, उन्हें रेखांकित करने की कोशिश कर रहा है। ये सही है। आज मैंने जब इस व्याख्यान को देने से पहले अपने मित्रों से राय मांगी कि भाई मुझे पटेल पे बोलना है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो पत्रकार हूँ, बोला कभी हूँ नहीं, भाषण दिया नहीं, क्या पूछूँ, क्या बोलूँ, क्या पढ़ूँ। तो लोगों ने यही बातें कही कि आप सबसे पहले ये नेहरू और पटेल के बीच के जो भ्रम हैं इनको दूर करने के लिए साक्ष्य लाइए। आप सबसे पहले पटेल को लेकर के जो भ्रांतियाँ गांधी को लेकर पैदा की जा रही है उनको लेकर आइए। आप यकीन कर सकते हैं कि कोई देश का उप प्रधानमंत्री अपनी इकलौती लड़की को एक आंदोलन, कांग्रेस आंदोलन था, महात्मा गांधी आंदोलन, तो उनको समर्पित कर दे। नेहरू जी ने तो नहीं किया। इंदिरा गांधी को उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया। यानी नेहरू जी महात्मा गांधी की हर बात मानने के लिए पहचाने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं पहचाने जाएंगे? एक उदाहरण और मुझे याद आता है यही पढ़ते समय कि मणिबेन ने इच्छा जाहिर की कि मैं आश्रम में जाके गांधी के काम करूंगी। पटेल ने कहा करो, लेकिन जब वो सत्य के प्रयोग चल रहे थे, महात्मा गांधी विवस्त्र होकर मनु के साथ चारपाई पर लेट रहे थे, तो पटेल साहब को बहुत बुरा लगा और पटेल साहब ने अपनी व्यक्तिगत चर्चा में मनु से कहा कि उस आश्रम का माहौल मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन आश्वस्ति देखिए, मणिबेन ने अपने पिता से कहा कि आपको मुझ पे भरोसा है, गांधी पे भरोसा है, हाँ या ना में जवाब दो, उसके बाद मैं निर्णय करूँगी। तो वो चुप रह गए और उस चुप्पी का ही प्रतिफल है कि सारा जीवन मणिबेन उस आश्रम में अविवाहित होकर रही। नेहरू गांधी की सेवा की, कांग्रेस की सेवा की और देश की सेवा की। एक उदाहरण हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा मैंने कहा कि हर चीज़ नहीं मानते थे गांधी की। क्यों नहीं मानते थे? कि एक तो उनकी लीगेसी थी, बाप बड़े आदमी थे, दादा बड़े आदमी थे, घर की बहुत बड़ी कोठी थी। जब इंदिरा गांधी की शादी तय हुई फिरोज गांधी से, तो नेहरू जी बड़े चक्कर में थे। पटेल से कहा गया ये क्या कैसे करेंगे, तो अंतर्जातीय मामला है। तो पटेल ने कहा कि देखो भाई, आपकी जो छवि है धर्मनिरपेक्षता की, मैं तो कांग्रेस हिंदू बना कांग्रेसी हूँ, मेरी पहचान ये बन गई है, लेकिन आपकी छवि धर्मनिरपेक्ष नेता की है। उस समय धर्मनिरपेक्ष शब्द बड़ा अटपटा सा था, क्योंकि चारों तरफ खून खरा हुआ था, लाशें बिखरी पड़ी थी, मन में असंतोष था, लोगों के विश्वास था ही नहीं, गंगा जमुनी संस्कृति तहस नहस हो रही थी। उस ज़माने में उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तुमको ये शादी तो करना पड़ेगी, वो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बापू से बात कर लेते हैं, कल कर लो। दोनों बापू के पास गए। महात्मा गांधी ने कहा यार इच्छा तो मेरी भी है कि ये शादी हो, बड़ी अच्छी है, लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, लेकिन तुम कोशिश ये करो ये मेरे आश्रम से हो ना, साबरमती से, सारा इंतजाम मैं कर दूँगा। उन्होंने कहा इंतजाम में क्या करना भाई, अब लड़का लड़की आएंगे, शादी हो जाएगी। बोले नहीं, आश्रम में शादी होती है तो मुझे बड़ा सुख मिला है, क्योंकि मेरी बच्चों की शादियाँ तो सब इधर उधर हो गई बाहर। आप देखिए नेहरू जी ने कोई जवाब नहीं दिया। नेहरू जी ने बाद में चिट्ठी लिख के महात्मा गांधी से माफ़ी मांगी कि मेरा परिवार चाहता है कि मेरी लड़की की शादी आनंद भवन से ही हो, तो आप कृपा करके वहाँ पधारो। वो तो आश्रम नहीं आता है, तो उन्होंने बात नहीं मानी। नेहरू गांधी जी गए उस शादी में, सब गए, लेकिन जो निष्ठा की बात है, महात्मा गांधी को जो उनके गॉडफादर नहीं हैं, दोनों गुजराती हैं भाई, कुछ क्षेत्रीयता तो होनी चाहिए, लेकिन कोई क्षेत्रीयता नहीं है। वो संरक्षण दे रहे हैं नेहरू जी को। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को संरक्षण नहीं दिया, बहुत मिलिटेंट आदमी थे। पटेल साहब तो लौह पुरुष थे ही। मुझे लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनाए जाते तो कुछ परिदृश्य दूसरा होता, और हो सकता है नहीं भी होता, क्योंकि उस समय जिस तरह के नेतृत्व की ज़रूरत थी वो गांधी जी ने चुना होगा। वो गांधी जी अपनी जगह सही होंगे, लेकिन निष्ठा का सवाल है। उस मामले में सरदार पटेल नेहरू के मुकाबले गांधी के प्रति ज़्यादा आस्थावान थे। जब उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, नेहरू 15 में से कुल 13 कमेटियों का समर्थन तो पटेल के हिस्से में, 13 तो नंबर आना नहीं है। तो इस बात को गांधी के मन में क्या है पटेल ने समझा और साइड ट्रैक कर दिया, अपना हट गए मैदान से। तो ये काम जो है एक महर्षि ही कर सकता है, एक बड़े दिल का नेता ही कर सकता है।
और सरदार पटेल हमारे पास ऐसे नेता थे, उन्हें हम आज उसी भाव से याद करें, उनकी पुनर्स्थापना के लिए नए सिरे से ऐसे ही विमर्श हों जिससे उनके प्रति जो भ्रांतियाँ आज की सरकारें, आज की राजनीति फैला रही है, उस पर विराम लग सके। इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा, तो मेरा कंठ भी अब काम नहीं कर रहा है और शक्ति भी जवाब दे रही है। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। कितनी देर चल गया ये?